तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को 12वीं कक्षा का विषय भूगोल का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को इस तीसरे अध्याय का लघु उत्तरीय प्रश्न कराया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को दीर्घ प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारा 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। पूरे साल भर का मात्र फ़ी है 1000 रुपये। ठीक है, यदि आप 1000 पेमेंट करते हैं तो आर्ट्स के सभी विषय का आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा। चैप्टर वाइज MVVI और VVI क्वेश्चन 2022 एग्जाम के तहत बताए हैं ना जाएंगे। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, फिर टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस दीर्घ प्रश्न उत्तर में कुल प्रश्नों की संख्या 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल प्रश्न आपका 4 है। तो प्यारे बच्चों, पहला आपका प्रश्न है। ठीक है, पहला आपका प्रश्न है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करें। यानी कि जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय यानी इन दोनों का आपको क्या करना है, तो आपको आम भाषा में कहिए, सरल भाषा में कहिए तो व्याख्या करना है। ठीक है, आखिर किस प्रकार जो है वो जनसंख्या ग्राम में निवास करती है, नगर में निवास करती है, सारा पॉइंट आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उत्तर प्यारे बच्चों किस प्रकार से आपको देना है, तो ऊपर उत्तर लिखने के लिए आप सर्वप्रथम लिख लें। यदि आप इसे पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं और MVVI VVI क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप 12th पेड कोर्स अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। पूरे साल भर का मात्र 1000 लगेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए उत्तर आपका हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं अधिवास के आधार पर, अधिवास देखिए, अब अधिवास क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, व्यक्ति जहां रहता है, रहने वाले क्षेत्र को ही हम लोग अधिवास कहते हैं। ठीक है, अधिवास के आधार पर किसी देश की जनसंख्या को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में प्यारे बच्चों? 2 वर्गों में। यानी कि जहां भी जनसंख्या रहेगा, जनसंख्या निवास करेगा, उस जनसंख्या को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अधिवास यानी कि रहने वाला क्षेत्र कौन हो गया, माना कि हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, अब भारत में तो देखिए जनसंख्या बहुत है, इसलिए हम सरल यानी कि गणना के लिए, ठीक है, विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भारत को 2 भागों में बांट देते हैं। एक ग्रामीण जनसंख्या जहां गांव में लोग निवास करते हैं और दूसरा नगरीय जनसंख्या। ठीक है, इसलिए किसी देश की जनसंख्या को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वो वर्ग है, पहला है ग्रामीण तथा दूसरा क्या है, तो प्यारे बच्चों दूसरा है नगरीय। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या ये तो बता दिए कि 2 भागों में विभाजित किया जाता है। फिर इसी को आपको लिख देना है। ठीक है, क्या कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या का ग्रामीण तथा नगरीय विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ग्राम तथा नगर में जीवन यापन के तरीके एवं सामाजिक पर्यावरण में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग। ठीक है, देखिए जहाँ के लोग ग्रामीण हैं, यानी कि जो लोग ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और जो लोग शहर में रहते हैं, वहाँ का परिवेश भिन्न होता है। यानी दोनों जगह का परिवेश क्या होता है, तो दोनों जगह का परिवेश भिन्न होता है। ठीक है, गांव में देखिएगा तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है पारिवारिक होते हैं। ठीक है, बड़े परिवार में रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना पसंद करते हैं, जुलना पसंद करते हैं। जबकि नगरीय सभ्यता का जो परिवेश होता है, लोग है ना क्या, तो खुद से ज़्यादातर मतलब रखते हैं। तो देखिए भिन्नता पाया गया कि नहीं पाया गया, बिल्कुल पाया गया है। ठीक है, अब देखिए गांवों के लोग ज़्यादातर आपको खेती करते हैं, जबकि शहर के लोग क्या करते हैं, तो शहर के लोग व्यापार करते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, है कि नहीं, भिन्नता पाया गया। ठीक है, ग्रामीण लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, जबकि शहरी लोग ज़्यादातर क्या होते थे, पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है,
तो इन सभी का अध्ययन करने के लिए ही, विकास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जनसंख्या को दो भागों में बांट देते हैं, ग्रामीण तथा दूसरा नगरीय। ठीक है, यहाँ तक समझने में उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। अब फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे। देखिए पैराग्राफ चेंज हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब ये दूसरा पॉइंट है, इसलिए ये पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या वह जनसंख्या है जो ग्रामों में निवास करती है। ठीक है, मैंने बताया था किसी को हम लिखेंगे, परिभाषित करेंगे, यानी कि वह जनसंख्या जो गांव में निवास करती है तो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, और उनका प्रमुख व्यवसाय प्राथमिक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं? प्राथमिक क्रियाएं। प्यारे बच्चों, आपको समझने में दिक्कत होगा कि आखिर प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं हम उन क्रियाओं को कहेंगे जो क्रिया पहली बार किया जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, पहली बार किस क्रिया को किया जाता है? जैसे देखिए खेती करना, ठीक है, यानी कृषि। कृषि क्या है? प्राथमिक क्रियाएं हैं। पशुपालन, उसे भी पहली बार किया जाता है, वो भी आपका हो गया। मत्स्य पालन, ठीक है, तो वह क्रिया जिसे पहली बार किया जाए वह प्राथमिक क्रिया कहलाती है। जैसे खेती करना, पशु पालना, मछली पालना, ये सभी आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। हम आपको आगे बताएंगे ये सब प्राथमिक क्रिया और अच्छे से। तथा नगरीय जनसंख्या नगरों में निवास करती है और उनका व्यवसाय गैर प्राथमिक व्यवसाय है, यानी कि गैर यानी कि प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। प्राथमिक छोड़ के जितना भी क्रिया, जैसे कि द्वितीय क्रिया, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये सारा का सारा क्रियाकलाप कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, ये करते हैं नगरीय लोग। ठीक है, जैसे जो द्वितीय क्रियाकलाप है उसके अंतर्गत उद्योग धंधे आते हैं, यानी कि सामानों को बनाना। तृतीय के अंतर्गत उसे बेचना आता है। ठीक है, तो ये सब सामान को बेचना, सामान बनाना कौन कहाँ होता है? तो प्यारे बच्चों, नगर में होता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या भिन्न है। ठीक है, विश्व में किसी बस्ती को नगरीय या ग्रामीण घोषित करने के आधार भिन्न भिन्न है। यानी कि अब देखिए, दुनिया भर में तो बहुत सारा देश है, भारत है, चीन है, अमेरिका है। ठीक है, अब देखिए भारत का जनसंख्या इतना है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या, जबकि अमेरिका का जनसंख्या कम है, ब्रिटेन का जनसंख्या कम है। ठीक है, इसलिए जो अब किस क्षेत्र को शहर बनाया जाए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसका अलग अलग है। ठीक है, यदि हम अमेरिका की बात करें, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जिस क्षेत्र में, यानी कि उस देश के जिस क्षेत्र में लगभग 2500 लोग रहते हैं या 2500 से अत्यधिक रहते हैं, तो उस क्षेत्र को एक शहर में घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, जबकि यदि वही क्षेत्र भारत में हो, यानी कि भारत में यदि भारत के क्षेत्र में 5000 भी जनसंख्या क्यों नहीं होगा, फिर भी वह क्षेत्र शहर नहीं कहलाएगा बल्कि गांव में कहलाएगा। ठीक है, इसलिए जो शहर निर्धारण का जो आंकड़ा है वो भिन्न भिन्न देशों का अलग अलग है। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 से अधिक जनसंख्या वाले बस्ती को नगर की संज्ञा दी जाती है, यानी कि नगर कहते हैं। भारत में वह सभी अधिवास जो नगरीय विशेषताओं से विहीन है ग्रामीण जनसंख्या कहलाते हैं, यानी कि जो भी नगरीय विशेषताओं से अवांछित है वो आपका ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। और यहाँ सामान्यतः 5000 से कम जनसंख्या ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है, या लगभग 5000 के समथिंग। ठीक है, तो यहाँ सामान्यतः 5000 से कम जनसंख्या वाली बस्तियां ग्रामीण क्षेत्र कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यह हो गया दीर्घ का पहला क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, आपका प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि दुनिया भर में, ठीक है, दुनिया भर में जो आपका आयु लिंग है और आयु लिंग में जो असंतुलन है, इस असंतुलन का प्यारे बच्चों क्या कारण है, आपको यही बताना है कि दुनिया भर में जो आयु लिंग का जो असंतुलन हुआ वो असंतुलन कैसे होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, साफ है, यदि मान के चलो कि लड़का का जन्म अत्यधिक होगा, लड़की का जन्म कम होगा, तो क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहला तो इजी पॉइंट तो यही हो गया।
दूसरा क्या होगा तो दूसरा प्यारे बच्चों प्रवास भी हो सकता है, लोग एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान आपका चले जाए। तो इसी प्रकार से बहुत सारा पॉइंट है, तो आपको कॉपी में इस प्रकार से लिखना है उत्तर करके कि विश्व के विभिन्न भागों में, ठीक है, आयु यहाँ पर लिखा गया, आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको देना है, हालांकि मैंने ABC कर दिया है, आप 1 2 3 कर दीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है जन्म दर तथा मृत्यु दर। प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर। ठीक है, तो देखिए विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण, यानी कि जो विकासशील देश होता है, जो विकास कर ही रहा होता है, जैसे कि भारत क्या है, तो भारत एक विकासशील देश है, पाकिस्तान भी विकासशील देश है। ठीक है, तो विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन हो जाता है। ठीक है, पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है, पुरुष का जो जन्म है वो स्त्री से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए क्या प्यारे बच्चों हो जाता है, तो लिंग अनुपात में असंतुलन हो जाता है। तथा जो देखिएगा, जो खास करके विकासशील देश है, तो विकासशील देश का जो समाज होता है बड़ा खराब समाज होता है। ठीक है, यानी कि समाज में स्त्रियों का स्थान गौण समझा जाता है। क्या समझा जाता है, तो गौण। यह आपको भारत में भी, हमारा प्यारा देश भारत में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत में भी क्या है, पहले ज़्यादातर देखा जाता था कि महिला का स्थान काफ़ी गौण था। ठीक है, यानी कि यदि आप महिला है तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप महिला हैं तो ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, नाना प्रकार का प्रतिबंध लगा रहता था। प्रतिबंध तो है ही, इसके अलावा भी देखिएगा कि भारतीय समाज में पहले का चाह था कि हमें हर हाल में पुत्र चाहिए, हमको पुत्री नहीं चाहिए। खास करके राजस्थान में आप लोग जाइएगा तो वहाँ देखने को मिलेगा, वहाँ के ज़्यादातर लोग पुत्र का इच्छा रखते हैं, पुत्री का इच्छा नहीं रखते हैं। ठीक है, और जब पुत्री जन्म लेती थी, वहाँ का लोग इतना निर्दयी होता था कि अपने बेटी को ही मार देता था। ठीक है, पहले ये सब घटना बहुत ही ज़्यादा होता था, लेकिन अब उतना नहीं होता है। ठीक है, इसका बहुत सारा भी कारण था, क्योंकि पुत्र को जो है बुढ़ापे का लाठी माना जाता था, जबकि पुत्री को पराया धन माना जाता, यानी कि बेचारी बड़ी होगी, शादी करेगी, वो तो चले जाएगी दूसरी घर। ठीक है, उसके अलावा भी देखिएगा तो शादी करने के लिए दहेज वहेज देना पड़ता था, इसलिए महिला का स्थान भारत में काफ़ी गौण रहा। जिस कारण क्या हुआ कि जिस कारण जो महिला का जो जन्म दर है, वह जन्म दर काफ़ी कम गया। अब जाहिर सी बात है, किसी लड़की को बच्चों में कोई मार देगा, उसके माता पिता ही, तो जाहिर सी बात है कि जो जनसंख्या है वो तो घटेगा। इसलिए यह लिंग अनुपात का प्यारे बच्चों क्या बन गया, तो असंतुलन का कारण बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यह आपका पहला पॉइंट रहना हो गया। अब आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रवास। प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि प्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास किसे कहते हैं, अप्रवास किसे कहते हैं, मैंने आपको सारा बात बताया था। ठीक है, देखिएगा प्रवास भी आयु लिंग अनुपात को प्रभावित करती है। प्रवास के कारण उद्भव क्षेत्र, यानी कि वह क्षेत्र जहां से लोग उठ करके उठ करके कहीं दूसरे जगह जाएंगे, उद्भव क्षेत्र, उद्भव क्षेत्र को ही हम लोग उत्प्रवास बोलेंगे। ठीक है, उद्भव क्षेत्र यानी उत्प्रवास से गंतव्य क्षेत्र यानी अप्रवास होता है, यानी दूसरे जगह अप्रवास होता है। ठीक है, दोनों की स्थानों में लिंगानुपात और असंतुलित हो जाता है। लिंगानुपात के साथ साथ क्या हो जाता है, असंतुलित है ना हो जाता है। जैसे देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए बहुत सारे युवा अपने मूल क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो प्यारे बच्चों लिंगानुपात देखने को मिलता है। ठीक है, आपके भी घर में देखिएगा समाज में कि भले बेटी बाहर पढ़ने जाए या ना जाए, मगर बेटा जरूर जाएगा। ठीक है, माँ बाप बेटा को जरूर भेजाता है, पटना, दिल्ली, कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन। ठीक है, अब जो ग्रामीण तथा नगरीय जीवन है, ये भी आपको लिंगानुपात असंतुलन का कारण है। ठीक है, सॉरी, आयु लिंग का आपका कारण है। ठीक है, देखिए प्रायः ग्राम से लोग सुविधा तथा रोजगार के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं। ठीक है, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात में अंतर आ जाता है। क्या प्यारे बच्चों आ जाता है, तो अंतर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ठीक है,
अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में जन्म दर अधिक है। ठीक है, जन्म दर क्या है प्यारे बच्चों? अधिक है। वहाँ निम्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या भी अत्यधिक है। अल्प जीवन प्रत्याशा वाले देशों में वृद्धि की संख्या कम होती है, जबकि कम जन्म दर और लंबी जीवन प्रत्याशा वाले देशों में बच्चों की संख्या कम और वृद्धि की संख्या अत्यधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका पॉइंट है, 5वां पॉइंट है आपका, एक सर्वे के अनुसार खाड़ी के देशों में पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से अत्यधिक है। कौन से देशों में? तो खाड़ी के देशों में। खाड़ी मतलब क्या? यानी कि वह देश जो खाड़ी के किनारे स्थित है। जैसे बंगाल का खाड़ी के नाम सुने हैं कि नहीं है? बंगाल का खाड़ी, तो बंगाल का खाड़ी के बगल में कौन सा देश हो? तो बांग्लादेश हो गया, है कि नहीं? तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ लोग अपना जीवन ही उस देश में जो खाड़ी के बगल में होते हैं, उस देश में लोग अपना जीवन यापन के लिए मछली मारने के लिए जाते हैं। ठीक है, मछली उछली मारते हैं, अपना जीवन यापन चलाते हैं, जिस कारण उस क्षेत्र में काम करने के लिए पुरुषों की संख्या अत्यधिक न हो जाती है और लोग चाहते हैं कि पुरुष ही हो ताकि काम करे। ठीक है, तो जिसके कारण पुरुषों की जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप लिंगानुपात दिखने को मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए एक सर्वे के अनुसार खाड़ी के देशों में पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या से अधिक है, क्योंकि उन देशों में रोजगार के लिए प्रायः पुरुष ही अत्यधिक निवास करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका दूसरा प्रश्न हो गया दीर्घ का। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है, विकासशील देशों में महानगरों की 3 प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। विकासशील देश, मैंने आपको लेक्चर की वीडियो में बताया था कि आखिर विकासशील देश किसे कहते हैं। ठीक है, इसलिए प्यारे तो मैं लेक्चर का क्लास लेता हूं ताकि मैं छोटा छोटा पॉइंट आप सभी को समझा सकूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए विकासशील देशों में महानगरों की 3 प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। सबसे पहला है बेरोजगारी। क्या है? तो बेरोजगारी। ठीक है, देखिए बड़े नगरों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रवास होता है, यानी कि जो बड़ा नगर होता है वहां ग्रामीण लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं भुलल भटकल, यानी कि क्या? तो रोजगार की तलाश में, उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये लोग रोजगार की तलाश में नगरों में प्रवास करते हैं। इनमें अनपढ़ तथा अकुशल होते हैं। ठीक है, इन्हें नगरों में उचित रोजगार नहीं मिलता, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। आज के डेट में तो ऐसा हो गया कि पढ़ा लिखा लोग भी बड़ा बड़ा शहर जाता है, फिर भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कि एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक है, परिवहन की संख्या, अब देखिए परिवहन की समस्या। अब प्यारे बच्चों देखिए सब लोगों का चाह है कि हम बड़ा बड़ा नगर में जाएं, चाहे रोजगार के कारण हो, शिक्षा के कारण हो। आपके भी अंदर चाह होगा कि हम पटना जाएं। ठीक है, 12 के बाद जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए पटना जाए, है कि नहीं? तो सभी लोग चाहते हैं कि हम बड़े नगर जाएं और बड़े नगर में रोजगार लें, शिक्षा लें, बहुत प्रकार का लाभ ले जो आपका जरूरत है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि उस नगर में परिवहन की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो देखिए नगर के विकास के साथ साथ परिवहन में भी वृद्धि होती है। अधिकांश लोग आवागमन के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार आवागमन के साधनों की कमी हो जाती है। ठीक है, तीसरा प्यारे बच्चों पॉइंट है प्रदूषण। अब परिवहन बढ़ेगा तो प्रदूषण तो ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, बड़ा नगर है, कारखाना खुलेगा ही खुलेगा, कारखाना से धुआं निकलेगा, प्रदूषण होगा। कारखाना से केमिकल निकलेगा, केमिकल गिर के कहाँ जाएगा? तो नदी में। जैसे दिल्ली का बगल में जो नदी है यमुना नदी, देखते हैं पूरा का पूरा कचरा हो गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रदूषण नगरों के अनियमित विकास से, नगरों के अनियमित यानी कि नगर का जो नियम कानून है वो अनियमित है। ठीक है, जिसके कारण विकास, नगरों के अनियमित विकास से पर्यावरण प्रदूषित होता है। नगरों में यहाँ तक कि वायु, जल तथा भूमि का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। वायु का कैसे होता है? परिवहन की समस्या से। बहुत सारा मोटरसाइकिल चलेगा, कार चलेगा तो वायु बेचारा तो प्रदूषित होगा ही ना। कारखाना का जितना भी केमिकल है, अचरा कचरा है, सब नदी में गिरेगा तो जल भी प्रदूषित होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है मलिन बस्तियों की समस्या। ठीक है, देखिए नगरों में अनियमित तथा अनियोजित बस्तियां बन जाती है। कैसे बन जाती है? अब सब लोगों का चाह है कि हम बड़ा शहर जाएं, रोजगार लें। ठीक है, अब मान के चलिए आपको नौकरी हो गया, ठीक है, दिल्ली में, तो आप चाहिएगा ना
नौकरी में तो है, रेंट पर रहते हैं, तो आप चाहिएगा कि अब कभी हम रेंट पर रहें। अब तो चाहिएगा कि जैसे हो आसपास कोई घर बना लें सस्ता सुविधा में और अपना अच्छे से रहे। तो लोगों को जहां ज़मीन मिला वहां लोग जैसे तैसे घर बना लिए, जिसके कारण क्या हुआ, तो घर अनियमित बना, अनियोजित बना, जो कि किसका निर्माण किया, तो एक मलिन बस्ती का निर्माण किया। ठीक है, यानी कि नगरों में अनियमित तथा नियोजित, ठीक है, अनियमित तथा नियोजित बस्तियां बन गई, सॉरी अनियोजित होगा, ठीक है, अनियोजित बस्तियां बन गई जो धीरे धीरे मलिन बस्तियों में बदल गई। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों प्रश्न है, यह लास्ट प्रश्न, लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। ये कभी कभी आपको दीर्घ में भी दोनों एक साथ पूछ देगा। ठीक है, लघु में अलग अलग करके पूछेगा, जबकि दीर्घ में दोनों एक साथ पूछ देगा। इसका उत्तर मैंने लघु में दे ही दिया है, तो इसलिए आप लघु में देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। यदि आप इसे PDF फाइल में लेना चाहते हैं, MBBI क्वेश्चन इसमें जानना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 12th पेड व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, पूरे साल भर का मात्र 1000 फी है, इससे कम इतना अच्छा पढ़ाई और कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनली गारंटी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप अवश्य रूप से जुड़ जाइए। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।